माइनस आई माइनस, बी आर माइनस और फिर आई माइनस। ये हैलाइड्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। एफ किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। हेक्सा हैलाइड्स में ओनली फ्लोराइड्स आर स्टेबल, ओनली हेक्सा फ्लोराइड्स आर स्टेबल। ये हेक्सा फ्लोराइड्स ही स्टेबल है सिर्फ, तो ये ध्यान रखना इस चीज़ का, हेक्सा फ्लोराइड्स ही स्टेबल होंगे। और कि जितने भी हेक्सा फ्लोराइड्स होते हैं दे ऑल आर ऑफ गैशियस नेचर, ये गैशियस नेचर होते हैं हेक्सा फ्लोराइड्स। दे ऑल हैव ऑक्टाहेड्रल शेप। कोई भी एग्जांपल ले लें, जैसे SF6 है तो ये गैस होगा, sp3d2 हाइब्रिडेशन होगी, शेप होगी ऑक्टाहेड्रल। शेप क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है SF6 इज इनर्ट, इंसुलेटर का काम करता है। SF6 इज इनर्ट टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस, टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी काफ़ी बार आया है, NCERT में दे रखा है। SF6 इज इनर्ट टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनर्ट है, इंसुलेटर का काम करता है। रीज़न, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, SF6 जो है इट इज़, डिटेल में पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस के अंदर, हाइड्रोलिसिस का नहीं हो पाता है SF6। सल्फर का साइज इतना बड़ा तो है नहीं। नाउ सल्फर इज, क्या आंसर क्या ना, एग्जैक्ट आंसर क्या है? सल्फर इज स्टेरिकली प्रोटेक्टेड, सल्फर इज स्टेरिकली प्रोटेक्टेड from all 6 sides, all the sides by 6 fluorine atom, by 6 fluorine atoms which does not allow any chemical reagent to attack. सल्फर, ये एग्जैक्ट लाइन लिख के आनी है, लास्ट में लिख देना which does not allow any chemical reagent to attack. सल्फर पे वाटर का जो मॉलिक्यूल है अटैक नहीं कर पाएगा। रीज़न, क्योंकि सल्फर को चारों छह तरफ से, ऊपर से भी, नीचे से भी, दाएं से बाएं से, हर जगह से घेर रखा है किसने? फ्लोरीन के एटम्स ने। तो ये H2O जो है इट विल कैनॉट अटैक दिस SF6, तो ये इंसुलेटर का भी काम करता है। देयरफॉर SF6 इज इनर्ट टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस, इनर्ट टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस। लेकिन इसी के जो इसके हायर एलिमेंट्स हैं वो आसानी से, जैसे SCF6 है, SCF6 इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, इसका हाइड्रोलिसिस आसानी से हो जाता है। इसमें H2O डाला तो इसमें SeO3 बन जाता है आसानी से। TeF6 है, उसमें भी हाइड्रोलिसिस हो जाता है। TeF6 में डालेंगे तो सेम इस तरीके से हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। फ्लोराइड्स तो स्टेबल है, क्लोराइड स्टेबल नहीं होंगे क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस। जैसे SCl6 स्टेबल क्यों नहीं है? SCl6 स्टेबल क्यों नहीं है? SF6 स्टेबल है, ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल क्यों है? ये अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि इसमें क्लोरीन का साइज बड़ा है, तो स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। पहले भी इसका रीजन बताया हुआ है, स्टीरिक हिंड्रेंस तो है ही, दूसरा हिंड्रेंस, तो ये तो है ही। और दूसरा HCl बॉन्ड वीक है, HCl बॉन्ड वीकर, HCl बॉन्ड भी क्या होगा? वीक होगा। SF बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये रीजन है कि SCl6 एग्जिस्ट नहीं करेगा लेकिन SF6 एग्जिस्ट करेगा। और तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो करेंगे ढंग से। नेक्स्ट नोट करना है इसी के अंदर। अब आया जैसे टेट्राहेलाइड्स, टेट्राहेलाइड भी मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, जिसमें हमने SF4 तो को लिया था कि गैस की फॉर्म में था, SF4 गैस, SeF4 को लिक्विड या फिर सॉलिड दोनों बोलते हैं, लेकिन लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा एग्जिस्ट करता है ये। और TeF4 ये तो सॉलिड था, पॉलीमेरिक सॉलिड, ये बताया हुआ मैंने, पॉलीमेरिक सॉलिड था ये। TeF4 इट वाज पॉलीमेरिक सॉलिड। लोन पेयर मिलते थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता था, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर था इसका, ये लोन पेयर। और इसकी हाइब्रिडेशन भी sp3d2 हो जाती है इसमें, लोन पेयर मिला यहाँ से, फिर ये आगे देगा इसको Te को, F F F F, ये लोन पेयर है, ये ऐसे ही आगे चलेगा स्ट्रक्चर। तो ये पॉलीमेरिक सॉलिड होता है। TeF6 क्या है? TeF4 सॉरी, TeF4 इज पॉलीमेरिक सॉलिड, TeF4 इट इज पॉलीमेरिक सॉलिड। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे। और SF4 आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाता है, ये भी ध्यान रखना है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी। SF4 का आसानी से, SF4 इज हाइड्रोलाइज बट नॉट SF6। इसका जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो मिल जाएगा SO2 प्लस HF, SO2 प्लस HF, ये ध्यान रखना इसका। और HF जो है, HF ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि HF
इज यूज इन एचिंग ऑफ ग्लास, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। HF ही अकेला एसिड है, इज यूज इन एचिंग, मार्किंग कह सकते हैं, यूज इन एचिंग ऑफ ग्लास। ऑफ ग्लास क्यों, सोल्यूशन क्या है इसका कि HF जो है अटैक कर देता है ग्लास पे, HF अटैक्स ग्लास, रिएक्शन दिखानी है इसके अंदर, HF अटैक्स ग्लास, ग्लास के ऊपर अटैक कर देता है, ग्लास के ऊपर अटैक करके सिलिकिक एसिड बना देता है, ये रिएक्शन दिखानी है। HF प्लस SiO2 ग्लास होता है, ये SiO2 ग्लास है और बन जाएगा क्या है H2SiF6 सिलिकिक एसिड। तो ये रिएक्शन दिखानी है इसके अंदर। HF इज यूज इन एचिंग ऑफ ग्लास बिकॉज HF इट अटैक्स ग्लास, ये अटैक कर देता है ग्लास पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पे। नेक्स्ट अपने डाई हेलाइड्स, डाई हेलाइड्स सेलेनियम के नहीं एग्जिस्ट करते, बाकी सारे एग्जिस्ट करते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा, हेक्सा हेलाइड्स, फिर पढ़ा टेट्रा हेलाइड्स, अब क्या पढ़ रहे हैं डाई हेलाइड्स। सेलेनियम डाइहाइलाइड डज नॉट एग्जिस्ट, Sc डाइहाइलाइड बाकी सबको एग्जिस्ट करेंगे। ये कुछ रोल आ सकता है इनर्ट पेयर इफेक्ट का, जिसमें SeF4 ज़्यादा सेल माना जाएगा। सेलेनियम डाइहाइलाइड डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये ध्यान रखना। बाकी रेस्ट ऑल कैन एग्जिस्ट, रेस्ट ऑल एग्जिस्ट। फिर नेक्स्ट आ गया मोनोहेलाइड भी डिस्कस किया हुआ हमने। मोनोहेलाइड में जैसे S2F2, Se2Cl2, इस तरह से Se2Br2 और Se2Cl2 को मैंने बताया हुआ है इसमें Se2Cl2, ये हीट करने पर, हीटिंग करते हैं, इसको गर्म करते हैं तो डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा तो स्टेट क्या होगा, इसकी स्टेट यहाँ पे भी +1 है, ये बढ़ेगी भी कम होगी, ये बढ़ेगी भी और कम भी होगी, बढ़ेगी भी कम होगी और कम होगी तो सिर्फ सेलेनियम बन सकता है, सेलेनियम बन जाएगा इसका, और बढ़ेगी तो SeCl4, क्योंकि SeCl6 तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, SeCl6 तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो इसलिए कम होगी तो सेलेनियम, बढ़ेगी तो SeCl4। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ये एनसीईआरटी भी दे रखी है रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, जिसमें सेलेनियम की ही स्टेट क्या हो रही है, बढ़ भी रही है इसके अंदर और कम भी हो रही है सेलेनियम के अंदर। तो ये क्या थे, मोनोहेलाइड्स, ये मोनोहेलाइड्स हैं। आप कुछ ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे हमने ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर किए थे फॉस्फोरस के, ऐसे ही ऑक्सो एसिड्स किसके हैं, सल्फर के ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड में पहला आ गया सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, सबको स्ट्रक्चर तो पता ही है इसका, 2 OH ग्रुप होंगे, 2 H हैं तो, और डबल बॉन्ड O, सल्फ्यूरिक एसिड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये क्या है, डाई बेसिक, 2 OH ग्रुप्स हैं तो डाई बेसिक या डाइब्रोटिक होगा, दो सीरीज बनाएगा सॉल्ट्स की, NaHSO4 और Na2SO4, ये था सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट आ गया सल्फरस एसिड, सल्फरस नाम जरूर लिख लेना साथ साथ, सल्फरस एसिड, दो भी, इसका भी n फैक्टर 2 रहेगा, 2 सीरीज बनाएगा, एक डबल बॉन्ड हो, एक लोन पेयर, OH, ये भी डाइप्रोटिक या डाइबेसिक होगा, ये भी डाइप्रोटिक या डाइबेसिक होगा। तीसरा, थर्ड आ गया जैसे थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायो वर्ड आता है तो O हट के S लगता है, तो इसी को थायो बनाना है अगर, तो एक O हटा के S लगा देंगे तो H2S2O3, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तो सेम स्ट्रक्चर बनेगा बिल्कुल, बस एक डबल बॉन्ड O की जगह S लगा देना, H2S2O3, दिस इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा। फोर्थ आगे जैसे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, H2S2O7, ओलियम भी कहते हैं इसको, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम ओलियम भी कहते हैं, H2S2O7, O7 आ गया तो इसमें एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट बॉन्ड जरूर आएगा, एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट, बाकी तो क्या आएगा, H2 है तो 2 OH लगा देंगे, एक OH, 2 OH और बाकी डबल बॉन्ड O, दोनों से डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो दिस इज H2S2O7, भूला नहीं बिल्कुल भी, H2S2O7, इसमें SS बॉन्ड नहीं है। इनमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में कैसे आएगा, किस एसिड के अंदर SS बॉन्ड है, तो इसमें भी H2S2O7, ओलियम भी कहते हैं इसको, इट इज़ नॉट हैविंग एनी SS बॉन्ड। इसके क्वेश्चन तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं इसके मूल कंसेप्ट के अंदर। तो नेक्स्ट आ जाएगा, फिफ्थ करेंगे H2S2O7, फिर अब H2S2O6, H2S2O8, ये सब, H2S2O7 आ गया, H2S2O6, O6 आएगा तो SS बॉन्ड, E1 में आ गया तो SS बॉन्ड जरूर आएगा इसके अंदर, डाईथायोनिक, H2S2O6, इसको हम कहेंगे डाईथायोनिक एसिड, डाईथायोनिक
एसिड, तो ये ना डाइथायोनिक एसिड। तो डाइथायोनिक एसिड जो है H2H2O6 है, एस दो एच है तो दो OH आ जाएंगे, डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, डाइथायोनिक एसिड H2H2O6, ये भी डाई बेसिक होगी, दो OH ग्रुप्स हैं तो डाई बेसिक। फिर H2H2O8, O8 आएगा तो हमेशा परऑक्साइड लिंकेज, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड या मार्शल्स एसिड भी कहते हैं इसको, मार्शल्स एसिड या परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसमें परऑक्साइड लिंकेज आ जाएगी, दो OH आ जाएंगे, डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, इस तरह से आ जाएगा। तो ये परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, मार्शल्स एसिड कहते हैं इसको, मार्शल्स एसिड। फिर ऐसे ही हमारा डाइथायोनिक एसिड बना था, डाइथायोनिक एसिड अगर मैं बोलूँ पॉलीथायोनिक एसिड, पॉलीथायोनिक एसिड में H2SNO6 आ जाएगा, पॉलीथायोनिक एसिड में H2SNO6, मतलब S की लिंकेजेस बीच में आ जाएंगे, H2SNO6। तो जैसे मैंने एस ये टेट्राथायोनिक एसिड मोस्ट कॉमन है तो मैं वही बना देता हूँ, H2S4O6, H2S4 डाई था तो S2 था, टेट्राथायोनिक एसिड, इसका नाम क्या है, टेट्राथायोनिक एसिड। पॉलीथायोनिक एसिड है ये, और N ज़्यादातर 5 तक पहुँच सकता है इसमें, OH OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, सेम वैसे ही बनाना बिल्कुल, बस SS लिंकेज आ जाएगी इसमें। तो इसमें इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि इसमें चारों एस की अलग अलग स्टेट क्या होगी। टेट्राथायोनिक एसिड है ये, टेट्राथायोनिक एसिड, टेट्राथायोनिक एसिड। एक नोट कर लेंगे, कैरोज एसिड H2SO5, H2SO5 इसे बोलते हैं कैरोज एसिड या परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ये है हमारा, एक OH आएगा और एक परऑक्साइड लिंकेज के थ्रू डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, कैरोज एसिड कहते हैं इसको, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हमारे ऑक्सो एसिड्स थे। नेक्स्ट हम नोट करेंगे, अब आगे H2SO4, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक H2SO4, जिसको हम ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल। ये किंग ऑफ केमिकल्स भी यही है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। मतलब एक नेशन की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, अगर एक नेशन की स्ट्रेंथ भी इसके ऊपर डिपेंड करती है कि कितना H2SO4 उस नेशन में प्रोड्यूस होता है और कितना कंज्यूम होता है, उस नेशन की स्ट्रेंथ तक डिसाइड कर सकता है ये। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एजेंट है, हंड्रेड्स ऑफ कंपाउंड्स को ये मैन्युफैक्चर करता है, और किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स। तो इसमें कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग H2SO4, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट आ जाता है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये कैटलिस्ट यूज होता है। पहले तो हम इसमें करते क्या है, सल्फर को ट्रीट करते हैं O2 के साथ, SO2 बनता है, या फिर SO2 बनाने का दूसरा तरीका भी है फूल्स गोल्ड, FeS2 बता रखा मैंने वैल्यू, ये फूल्स गोल्ड होता है, आयरन पायरेट्स कहते हैं इसको फूल्स गोल्ड, क्योंकि ये गोल्ड नहीं होता, लेकिन माना गया फूल्स गोल्ड क्योंकि इसको जब चेक किया गया तो अंदर लोहा निकला, सिर्फ गोल्ड था ही नहीं। तो इसमें भी Fe2O3 प्लस रोस्टिंग करते हैं तो SO2 गैस मिल जाती है। तो किसी भी तरीके से SO2 को प्रिपेयर करते हैं, आइदर बाय दिस रिएक्शन और बाय दिस रिएक्शन। SO2 मिल गया। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ये इसका बेसिस है कॉन्टैक्ट प्रोसेस का। SO2 में हाफ O2 डाला, तो मिल जाएगा SO3, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ये डालेंगे तो SO3 मिल जाएगा। और यहाँ पे प्रेशर रखेंगे 2 बार का, 2 बार प्रेशर, 723 केल्विन टेम्परेचर, ये ध्यान रखना है इसके अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे। और SO2 और O2 डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होगी इसकी, जितना भी हीट कर लें रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं रिएक्शन हो पाती, क्योंकि O डबल बॉन्ड O स्ट्रॉन्ग है,
और अगर हम हीट करते हैं ज़्यादा इसको, ओ डबल बॉन्ड हो तो स्ट्रॉन्ग है, हमें तो इसको ब्रेक करके SO3 बनाना था, लेकिन वो क्या करेगा, हीटिंग क्या करेगी, SO2 को ही तोड़ देगी। एस डबल बॉन्ड हो तो वीक होगा ओ डबल बॉन्ड हो से, तो SO2 ही ब्रेक हो जाएगा। जिसके अंदर हमें ऑक्सीजन को ऐड करना था वही खुद ब्रेक हो गया ज़्यादा हीट करने पर, इसीलिए हीटिंग करने से SO3 नहीं मिल पाता है। वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड जब ये कैटलिस्ट आता है, इसके सरफेस पे जब दोनों आते हैं, ये SO2 और SO2, ये इन दोनों की रिएक्शन करवाता है। कैसे करवाता है, इंटरमीडिएट बना के कराता है, जिससे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है रिएक्शन की। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, पहले मान लो 100 एनर्जी देनी पड़ती थी रिएक्शन कराने के लिए, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा 20 देनी पड़ जाएगी एनर्जी, 20 किलो जूल एनर्जी देंगे तो रिएक्शन हो जाएगी। एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कराता है, ये क्या प्रोवाइड कराएगा, ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कराएगा विद लेसर वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, और एक इंटरमीडिएट बनाएगा जिससे एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। तो वो सब बात की बातें मैं बता दूंगा मैं इसको, लेकिन अभी इतना ध्यान रखना, इसके अंदर SO3 बन गया। अब इस SO3 के अंदर हम डालेंगे H2SO4। ये कहीं और से प्रोड्यूस करते हैं इस H2SO4 को, कहीं और से इस H2SO4 को हम मैन्युफैक्चर करेंगे, और ये कम क्वांटिटी में होता है, तो उसको डालेंगे SO3 में H2SO4 तो मिलेगा ओलियम H2S2O7। अब इसमें वाटर डालते जाएंगे H2S2O7। अब इस ओलियम के अंदर वाटर डालते जाएंगे और डिजायर्ड कंसंट्रेशन का H2SO4 मिलता जाएगा मैक्सिमम क्वांटिटी में। वाटर डालते जाएंगे ओलियम के अंदर और 2H2SO4, अब ये क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी और डिजायर्ड कंसंट्रेशन का H2SO4 मिल जाएगा। दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और इसमें जो डिटेल है इसकी वो ये कर सकते हैं हम, जो वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड है इसने कैसे रिएक्शन कराई, इसका सरफेस एरिया लार्ज है, सरफेस एरिया इसका लार्ज है वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, तो अपने सरफेस पे दोनों को लेके आएगा और रिएक्शन करेगा इस तरीके से बाय फॉर्मिंग इंटरमीडिएट। मैकेनिज्म क्या है इसका इंटरमीडिएट फॉर्मेशन का, जैसे V2O5 है, ये टूटेगा 2VO2 में। हमें रिएक्शन किसकी करानी है, SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3, ये रिएक्शन करानी है हमें। SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3, एक बार ध्यान देंगे इधर, SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3, ये रिएक्शन करानी है हमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस पे। तो V2O5 तो कैटलिस्ट है, V2O5 टूटेगा 2VO2 में प्लस O2 के अंदर, 2VO2 प्लस हाफ O2 इसमें टूटेगा ही। और क्या कहते हैं, तो अब ये जो SO2 है, SO2 जो है ये हाफ O2 से रिएक्ट करके क्या बना देगा, SO3, SO3 ये बना दिया इसने। SO2 इधर हाफ O2 से रिएक्ट करके क्या बना देगा, SO3। और अब ये जो बच गया हमारे पास VO2 जो बच गया है वो हमारा दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, V2O5 में। किस तरीके से, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा ये, नेसेंट ऑक्सीजन, या नेसेंट ऑक्सीजन लेना, नहीं तो रिएक्शन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी ना, O2 का बॉन्ड तो इसमें भी तोड़ना पड़ जाएगा, यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन आ जाएगा। ये नेसेंट ऑक्सीजन जो रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ ना, ये एक्टिवेशन एनर्जी को SO3 बन गया, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देगा रिएक्शन के लिए, और वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट की वजह से ये हमें SO3 बन गया। यहाँ पे SO3 बना। अब उसके बाद जो हमारा VO2 है इसको तो दोबारा कन्वर्ट करना ही है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड में, तो 2VO2 और हाफ O2 दूसरा रिएक्टेंट है, दूसरा हाफ रिएक्टेंट ये रहा हाफ O2, ये हाफ O2 रिएक्ट करेगा और क्या बन जाएगा, V2O5। कैटलिस्ट इज अनयूज्ड इन द रिएक्शन, कैटलिस्ट क्या है, अनयूज्ड इन द रिएक्शन। तो दिस इज like this V2O5 acts as an intermediate and lower down the value of activation energy by providing alternate path, और इस तरह से वो रिएक्शन कराएगा। वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट भी शो कर सकता है रिएक्शन के एज एन इंटरमीडिएट बनने के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना इसके अंदर, और कर लेंगे इसको। ये था हमारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब इसमें और डिटेल भी है, लेड चैम्बर प्रोसेस भी बन सकता है इसके अंदर। जैसे SO2 प्लस हाफ O2 डाला मैंने, ये सिलेबस में नहीं बोर्ड की, लेकिन बस मैं एक लाइन लिख देता हूँ यहाँ पे, SO2 प्लस, अगर मैं NO गैशियस डाल दूंगा तो ये भी इंटरमीडिएट बना के NO गैशियस तो SO3 बना देगा, इससे भी रिएक्शन हो जाती है। लेकिन इस प्रोसेस का नाम होता है लेड चैम्बर प्रोसेस। हमें करना है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, हमें क्या करना है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, सही ना। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, सब स्टेप सेम है इसके, बस ये एक स्टेप चेंज हो जाएगा, NO गैशियस आ जाएगा यहाँ पे। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, SO2 जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो है कलरलेस लिक्विड है, कलरलेस विस्कस लिक्विड, कलरलेस हाईली विस्कस लिक्विड, विस्कस लिक्विड होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक्सटेंसिव क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 1.84 इसकी डेंसिटी है, डेंसिटी ज़्यादा है।
ये इसकी डेंसिटी है। दूसरा ये फ्रीज करता, फ्रीजिंग पॉइंट होता है इसका 283 केल्विन, वाटर से 10 ज़्यादा, 283 केल्विन पे ये फ्रीज करता है। और 611 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट है। 611 केल्विन क्या है इसका बॉइलिंग पॉइंट, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये सारे, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल प्रिपेयरिंग सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल प्रिपेयरिंग सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों? जब भी सल्फ्यूरिक एसिड की सॉल्यूशन बनानी है तो ध्यान रखना है इस चीज़ का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कभी भी पानी को नहीं डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड में, कभी भी पानी को नहीं डालेंगे। क्या डालेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कभी भी पानी नहीं डालेंगे। पानी के अंदर हम क्या डालेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। नहीं तो बहुत इसका डिसोल्यूशन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, बहुत सारी एनर्जी, तेजी से धुआं रिलीज, बहुत तेजी से धुआं निकलेगा यहाँ पे। तो इसलिए हमेशा क्या करेंगे हम, हमेशा हम पानी के अंदर, ये वाटर है, वाटर में हम डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। ये वाटर है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, बहुत धीरे धीरे कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे। नहीं, बिकॉज सिंस इट्स डिसोल्यूशन इज हाईली एक्सोथर्मिक, its dissolution is highly exothermic, highly exothermic. Therefore H2SO4 should be added to water and it should be continuously stirred. शेकिंग करते रहना चाहिए इसको। डालेंगे H2SO4 ऊपर, पानी ऊपर से H2SO4 डालेंगे और कंटिन्यूसली शेकिंग करते रहेंगे ताकि ये घुलता जाए और ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना हो, ज़्यादा एक्सप्लोजिव रिएक्शन ना हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना इस चीज़ का। ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल एडिंग कंसर्न H2SO4 टू वाटर। H2SO4 को डालेंगे पानी के अंदर, पानी को नहीं डालेंगे कभी भी H2SO4 के अंदर। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना जरूर। तो नेक्स्ट अब है इसके अंदर, इसी के अंदर प्रॉपर्टीज़ के अंदर अब हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस इसकी दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं। एक तो हम डाइल्यूट एसिड के लेकर, डाइल्यूट H2SO4 को लेकर, डाइल्यूट H2SO4 को लेकर, दूसरा कंसंट्रेटेड H2SO4 को लेकर। दो तरीके से केमिकल रिएक्शन स्टडी करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 लेकर और कंसंट्रेटेड H2SO4 लेकर। डाइल्यूट H2SO4 लेंगे तो ये तो डाइल्यूट है, तो इसके अंदर तो पानी ही है, इसके अंदर तो क्या है? पानी है। पानी है तो क्या होगा? पानी है तो इसके अंदर क्या कहते हैं, ये वीक, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड तो है ये, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं माना जाता। ये उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं मानते इसको, डाइल्यूट H2SO4 को, क्योंकि H2SO4 जो भी H+ रिलीज करेगा, जो पानी प्रेजेंट है उसके अंदर, वही उसको गेन कर लेगा, वही उसको गेन कर लेगा। इसलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं माना जाता। तो ये सिर्फ करता है काम सिर्फ एसिड का, एक्ट्स ओनली एज एसिड, ओनली एज एसिड। लेकिन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है बहुत, क्योंकि ये तो H+ लेगा, पानी तो है ही नहीं इसके अंदर, पानी नहीं है तो उस H+ को गेन नहीं कर पाएगा, तो दूसरा गेन करेगा उसको। ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि ये HCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है, उसके एनायन को भी H+ दे सकता है, उसके एनायन को भी H+ दे सकता है। तो इस तरह से ध्यान देंगे। कंसंट्रेटेड इट एक्ट्स एज एसिड, और यही सल्फर की स्टेट मैक्सिमम है, तो मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करता है ये, और डिहाइड्रेटिंग, दूसरे से पानी को बाहर भी निकाल सकता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम करता है, क्योंकि डाइल्यूट में तो पहले से ही पानी जा रहा है। तो ये ध्यान रखना चीज़ का, इसकी रिएक्शन हम ऐसे पढ़ेंगे, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। और वोलेटिलिटी, तो वोलेटाइल नेचर तो इसका बहुत कम होगा ही, क्योंकि इसमें एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब H2SO4 जो है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसका Ka2 लेस क्यों होता है? इसका Ka2, वाई Ka2 ऑफ NCERT का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई Ka2 ऑफ H2SO4 इज लेस देन Ka1। तो Ka1 पहला जब H+ रिलीज करेगा तो ये बहुत आसानी से रिलीज कर लेगा। पहला H+ पानी में डालते ही ये बहुत आसानी से रिलीज कर देगा। क्या मिल जाएगा? H3O प्लस HSO4 नेगेटिव, फर्स्ट रिलीज हो गया। और अब इसका जो Ka1 है ना, वो होता है ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 10 होता है। लेकिन अब इसके अंदर जो नेगेटिव एनायन बना, ध्यान देना, नेगेटिव एनायन जो बना, इसकी टेंडेंसी तो बहुत कम होगी वाटर लूज करने की। इसकी टेंडेंसी तो क्या है? बहुत कम होगी वाटर लूज करने की, क्योंकि नेगेटिव जो है वो तो बेस का काम करता है, हैज लेस टेंडेंसी टू लूज वाटर। यही लाइन लिख के आनी है, नेगेटिव आयन एक्ट्स एज बेस एंड हैज लेस टेंडेंसी टू लूज H+।
टू लूज H प्लस। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, तो इसको ध्यान रखना है। इसको H3O प्लस बनेगा और SO4 नेगेटिव। अब इसका K जो 2 है, K2 जो है वो 10⁻² के ऑर्डर का आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। ये बहुत कम हो गया K। तो यही क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, K2 कम क्यों है। हमेशा K3 भी होता किसी और एसिड का, जैसे H3PO4 का, तो K3 भी बहुत कम होता। K1 हमेशा ज़्यादा होता है क्योंकि न्यूट्रल होता है, उसके बाद नेगेटिव बन जाता है, नेगेटिव बन गया तो बेस का काम करता है, इसलिए H प्लस लूज करने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाती है। तो एक एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया यहाँ पे। नेक्स्ट अब इसकी रिएक्शंस। रिएक्शंस जैसे अगर ये NaF से रिएक्ट करेगा या KF से रिएक्ट करेगा या CaF2 से रिएक्ट करेगा तो ज़्यादा वोलेटाइल एसिड बना देगा, HF बना देगा, HF प्लस NaHSO4। वीकर एसिड को बाहर निकाल देगा, स्ट्रॉन्गर एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। वीकर एसिड को बाहर निकाल दिया, HF प्रिपेयर हो गया। ऐसे ही अगर NaCl है या CaCl2, सपोज CaCl2, इसमें डाल दिया H2SO4, इसमें H2SO4 डाल दिया तो CaSO4 बना देगा प्लस 2HCl, HCl प्रिपेयर हो गया। लेकिन सिमिलर मेथड से हम NaI से नहीं बना पाएंगे। NaI जो है इसमें H2SO4 डाला तो अब I माइनस यहाँ पे, अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम हो जाएगा। ऊपर एसिडिक नेचर है, नीचे ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि I माइनस अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो I2 बना देगा प्लस SO2, ये रिड्यूस हो जाएगा SO2 में प्लस H2। तो ये देखना I माइनस आ जाएगा, Br भी इवन, Br माइनस भी आ जाएगा तो भी ऐसे ही होगा, क्योंकि इधर क्या काम कर जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सेम चीज काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Br2 प्लस SO2 प्लस H2। तो ये ध्यान रखना चीज का, क्योंकि I माइनस क्या है, I माइनस गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, Br माइनस भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए ऐसा होता है। इसलिए हम चाहेंगे तो इससे भी थोड़ा सा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं, H3PO4, ये बना देगा HI। इधर भी H3PO4 ले लेंगे, ये बना देगा HBr, क्योंकि यहाँ पे एसिड का ही काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखना, HBr और HI प्रिपेयर कर सकते हैं इस तरीके से। ये भी जेई ने पूछा हुआ क्वेश्चन एक बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि HI एंड HBr कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर मेथड्स एज फॉर HF एंड HCl। तो ये कर लेंगे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। NaCl के साथ तो प्रिपेयर हो जाएगा HCl, NaF के साथ HF प्रिपेयर हो जाएगा, लेकिन हम HI और HBr नहीं प्रिपेयर कर सकते। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ गया, जैसे कॉपर में डाल देंगे, अब कंसनट्रेट H24 डाइल्यूट डालेंगे कॉपर में तो नो रिएक्शन। पता ही कॉपर लो आता है बहुत रिएक्टिविटी सीरीज में, नो रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। कंसनट्रेटेड कभी भी डालेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। कॉपर में डाला कंसनट्रेट H24 तो ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और इसको CuSO4 बना देगा प्लस SO2 प्लस H2O। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, डाइल्यूट से रिएक्शन नहीं होगी। और जिंक जो है दोनों से रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट से भी और कंसनट्रेटेड से भी, डाइल्यूट से भी और कंसनट्रेटेड से भी जिंक अगर होगा, ध्यान देंगे जिंक अगर है, जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4 ZnSO4 प्लस H2 मिल जाएगा। और अगर जिंक में कंसनट्रेटेड SO4 डाल देंगे तो ZnSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, जिंक और इसके साथ सल्फर में डाल देंगे तो SO2 मिल जाएगा, सल्फर में H2SO4 तो SO2 प्लस H2O, SO2 प्लस H2O, ये ध्यान रखना इसके अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन सारी आनी चाहिए रिएक्शन ये। और इसके अलावा डिहाइड्रेशन भी करता है ये, एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। जैसे अगर मैं इसको डाल दूं, सपोज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुगर टर्न्स ब्लैक ऑन ट्रीटमेंट विद कंसनट्रेटेड H2SO4, इसमें कंसनट्रेटेड डाल दिया तो ये 12C, इसमें से वाटर को बाहर निकाल देगा, 11 H2O बाहर निकल जाएंगे ये वाले, प्लस 11 H2O। शुगर टर्न्स ब्लैक, शुगर गेट्स चार्ड, ये पढ़ा होगा 9th-10th में क्वेश्चन, शुगर गेट्स चार्ड ऑन ट्रीटमेंट विद कंसनट्रेटेड H2SO4, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना। ऐसे ही और बहुत सारे कंपाउंड में से ये वाटर को बाहर निकाल देता है। जैसे अगर मैं HCOH में डाल दूँ, सेम कंसनट्रेटेड H2SO4 तो ये बना देगा CO प्लस H2O। ऑक्सैलिक एसिड में डाल दें, ऑक्सैलिक एसिड में तो कभी भी डाल देंगे, हीटिंग करते हैं अगर, तो हमेशा CO प्लस CO2, ये दो गैसेज जरूर बाहर निकलती हैं, ध्यान रखना इसका, प्लस H2O। तो ये इसकी रिएक्शंस है।
ये सारी रिएक्शन याद करनी है। और इसके यूजेस भी बहुत सिंपल है। यूजेस में हम करेंगे कि जैसे ये लैब का रेजेंट होता है, किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं। लैब का रेजेंट होता है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में यूज़ होता है, जैसे SO2 यूज़ होता था, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल में यूज़ होगा ये।